हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट ग्रुप सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग थ्योरी का क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग यूनिट वाइज करके एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जूलॉजी का आज जो अपना पहला यूनिट है उसका उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यानी कि आप बात कर लो सर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो अपना जो पोर्शन देकर रखा हुआ उसमें का जो पहला जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू होगा उसको आज हम लोग यहाँ से सॉल्व करने वाले होंगे। देखने वाले होंगे कि इसमें से इस यूनिट से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हर बार एग्जाम में सर्कुलेट होते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो बार बार क्वेश्चन को अरेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइएगा और यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे। और आप भी मेरे साथ ये कोशिश कीजिएगा कि 25 में 25 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि आप लोग पिछले का जितने भी नोट्स होंगे वो सारे रिवाइज कर लिए होंगे, अपने नोट्स को कंप्लीट कर लिए होंगे। इतनी उम्मीद हम आपसे इतना लगा के रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सबसे पहले बात करें सर क्वेश्चन नंबर 1 की, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन देख के बताओ क्या ये क्वेश्चन आप कभी आप थ्योरी में आप अपने नोट्स में कहीं लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अगर हाँ, तो जितने लोग हाँ में जवाब दे रहे हो तो हम आपसे उम्मीद ये लगा रहे हैं कि आप लोग अपना नोट्स को रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, तभी आपका आंसर हाँ में आ रहा है। क्या है सर? बीटा ऑक्सीडेशन। किसकी बात कर रहे हैं सर? फैटी एसिड में जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन, जो फैटी एसिड होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, ये कहाँ होता है? ठीक है, इस टाइप का जब भी आपसे बात की जाए सर बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, तो बीटा ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे सर कि क्या पर ऑक्सीसोम में होगी, क्या पर एक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, या फिर पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। तो जब भी हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की बात करते हैं तो ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे सर पर ऑक्सीसोम, है ना। यहाँ पे देखो पर ऑक्सीसोम में तो होता है नहीं, कभी पर ऑक्सीसोम में कभी होता नहीं है। ऑप्शन दूसरा देखते हैं सर, पर ऑक्सीसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन आपको याद आ रहा हो सर बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे पर ऑक्सीसोम भी आ गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया लगाने की वजह से, पर ऑक्सीसोम लगाने की वजह से ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पर ऑक्सीसोम आ गया तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया। एंडोप्लाज्मिक की हम यहाँ पे बात करेंगे ही। तो अपना जो प्योर आंसर निकल के आएगा वो होगा सर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है जहां से क्या होता है सर? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है सर? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहां पे नोट कीजिएगा, एटीपी फॉर्मेशन, है ना। एटीपी का फॉर्मेशन कहां से होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर आपसे पूछा जाए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताना सर, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, है ना, इसको अगर बोले सर एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है तो आप बताना सर एनर्जी करेंसी हम किसे कहते हैं? वो होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी एटीपी होता है। एटीपी अपना एनर्जी करेंसी होता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर बीटा ऑक्सीड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो वो होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ये हमको देखने को मिलता है। तो जितने लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर? क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। अगर आपके क्वेश्चन ये करेक्ट हुए हैं तो अपने कॉपी में इसमें तुरंत मार्क करिएगा सर मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बढ़ जाते हैं सर दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, एन एग्जाम्पल ऑफ द कैनाबुला वैक्स। याद करो जब कैनाबुला वैक्स, जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में, वहीं पे कैनाबुला वैक्स आया था और आप लोग ये बताया सर कैनाबुला वैक्स होता क्या है ना। ये किस फॉर्म में हमको देखने को मिलता है? तो क्या ये सॉफ्ट वैक्स होता है, क्या ये लिक्विड वैक्स होता है, क्या ये हार्ड वैक्स होता है, या फिर आर्ची बैक्टीरियल वैक्स होता है? सर अगर हम कैनाबुला वैक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया कहाँ से आ गई? ये बात तो अपना गलत हो गया। सर ये सॉफ्ट वैक्स कभी होता ही नहीं है। कैनाबुला कभी भी लिक्विड फॉर्म में पाया ही नहीं जाता, ये हमेशा पाया जाता है सर हार्ड वैक्स के माध्यम से। तो ये जो कैनाबुला वैक्स होता है ये किसका एग्जाम्पल होता है सर? ये होता है हार्ड वैक्स का। किसका एग्जाम्पल होता है? हार्ड वैक्स का ये एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का भी जितने लोग सी बता रहे हो सर, यहाँ पे आपका हार्ड वैक्स यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, जो करेक्ट एग्जाम्पल होगा हार्ड वैक्स, उन सभी का यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है। अपने कॉपी में नोट कीजिएगा सर, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो गए, ठीक है। और जिनका गलत हो रहा है वो कॉपी में अपने तुरंत इसको नोट कीजिएगा सर, ये कैनाबुला वैक्स कैसा होता है सर, हार्ड वैक्स होता है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, इन फैक्ट द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, किसकी बात कर रहे हैं, OH मतलब हाइड्रोक्सिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोक्सिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। इट इज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड देखने को मिलता है, क्या रीचर्स मेसरल्स नंबर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, रीचर्स मेसरल्स नंबर्स, वही KM-V मैक्स वाला याद आ रहा है, एंजाइम जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे हम बात करते थे सर, काइनेटिक मैक्सिमम है ना, V मैक्स की बात कर रहे होते थे, वहां पे आपको ग्राफ भी बकायदे आपको थ्योरी वाले क्लासेस में इसको हम लोग कवर किए हुए थे। क्या इसमें परफॉर्म होता है, या फिर पोलेंसेक नंबर, पोलेंसेक जो नंबर होता है उसके माध्यम से परफॉर्म किए जाते हैं, क्या फिर आयोडीन नंबर में इसको हम प्रीफर करते हैं, या फिर एसिटाइल नंबर में करते हैं। तो देखो कभी भी फैटी एसिड का OH ग्रुप की अगर बात की जाएगी कि ये किसके माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है, तो आप तुरंत बताइएगा सर, ये जो एक्सप्रेस किया जाता है एसिटाइल ग्रुप या फिर कह लें सर एसिटाइल नंबर के माध्यम से इसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये थ्योरी क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट डिटेल में देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जितने लोग डी बता रहे हो यहाँ पे सबका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला। अगर बात करें सर थ्योरी क्लासेस की, तो हम लोग अपने बैच में, सारथी बैच में इसको क्या किया सर, कंप्लीट यहाँ पे हम लोग अपना जो थ्योरी है, सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीट 1 बाय 1 टॉपिक हम लोग, चाहे जूलॉजी की बात कर लें, बॉटनी की बात कर लें, केमिस्ट्री, पूरी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका इवन कोई दोस्त मैथ्स से बिलोंग करता होगा तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स का भी यहाँ पे पूरा टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अभी तक आप लोग एनरोल नहीं हुए बैच से, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अपने सेमेस्टर एग्जाम में जाइएगा रजिस्ट्रेशन करके, और फिर आपको बैच मिल जाएगा, आइकन मिल जाएगा सारथी बैच का, फिर आप यहाँ से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसकी प्राइस सर 599, लेकिन आप कोड यूज कर लेना सर गुरुकुल 10। अभी आपका जो 16 अप्रैल तक, ठीक है, 16 अप्रैल तक आप कूपन कोड यूज कर सकते हो सर, सम्मान 20, आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे बैच से एनरोल नहीं हो, तो सबसे पहले आप यहाँ से बैच से एनरोल हो जाओ। यहाँ पे आपको जो कूपन कोड है सम्मान 20 आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको बैच में क्या क्या मिलने वाला है, तो फर्स्ट आपको बता दें सर, थ्योरी क्वेश्चन, अगर आपके यूनिवर्सिटी में आपके पैटर्न्स में अगर थ्योरी एग्जाम होते हैं तो थ्योरी मोड में आपको क्वेश्चन पेपर देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको क्लासेस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ये जो नोट्स होते हैं बाइलैंग्वेज के फॉर्म में होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, जिससे हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेम टू सेम आपका बाइलैंग्वेज नोट्स आपको बैच में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। PDF अवेलेबल हो जाते हैं सर। जितने इंपॉर्टेंट MCQ है, चाहे वो यूनिट वाइज करके बात करें, चाहे मिक्स क्वेश्चन की बात करें, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ आपके बैच में अवेलेबल कराए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो भी चीज आपको मिल जाएंगे, और पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो मेंटर्स हैं, चाहे जूलॉजी से हमसे, बॉटनी से हमसे, केमिस्ट्री से मैम से, मैथ से, है ना, फिजिक्स में कोई सी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट होता है, तो आप डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट होकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटी है। तो अभी तक आप एनरोल नहीं हो तो सबसे पहले इसमें एनरोल हो जाए। चलो हम लोग बढ़ जाते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेंसिडिटी ऑफ द लिपिड्स ऑफ लिपिड रिच फूड, है ना। यहाँ पे ये चीज डबल हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दें। क्या सर, रेंसिडिटी ऑफ लिपिड, ये चीज अपना यहाँ पे डबल हो गया। चलो, रेंसिडिटी ऑफ द लिपिड रिच फूड स्टफ इज बिकॉज ऑफ, क्या दे रहा है सर, जो लिपिड युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, इसमें खराब होने का निम्न कारण क्या हो जाता है। यानी कि जो भी तेल वाला खाना होता है, जैसे पूरी हो गया या फिर पकौड़ी हो गया, है ना, इसको हम लंबे समय के लिए विदाउट रेफ्रिजरेटर रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो वो खराब क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछने की कोशिश कर रहा है। क्या द रिडक्शन ऑफ द फैटी एसिड, यानी कि यहाँ पे
वसा अम्ल का अपचयन के कारण से ये खराब हो जाता है, जो भी खाद्य पदार्थ होता है फैटी वाली फूड। क्या ये हाइड्रोजनरेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के माध्यम से, क्या फिर ये जो जो जनरेशन होता है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसके होने की वजह से ये खराब हो जाता है। क्या डिहाइड्रोजिनेटेड ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिया था, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेटेड ऑफ फैटी एसिड दिया था। बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत भी करते हैं, इसमें से ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं है वैसे तो, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सैचुरेटेड लगाएं कि अनसैचुरेटेड लगाएं। ये चीज हम आपको नहीं बताया था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला। होगा क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके माध्यम से क्या हो जाता है, लंबे समय के लिए अगर हम जो भी तेल वाला सब जो खाद्य पदार्थ है उसको रख दे बाहर बिना फ्रीज के, तो क्या हो जाएगा सर, खराब हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां पे फैटी एसिड में क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, वसा अम्लों में ऑक्सीडेशन करण के माध्यम से क्या हो जाता है, ये जो फूड सब्सटेंस होते हैं, जो भी लिक्विड फैट फूड सब्सटेंस होते हैं, वो इजिली क्या हो जाते हैं सर, खराब हो जाते हैं लंबे समय के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जितने लोग ऑप्शन आप लोग डी बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 का जितने लोग डी बता रहे हो सर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, उन सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन किए, आप आई थिंक आपके 4 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट से ही मिलते जुलते कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, और ये चीज हम लोग अपने क्लास में थ्योरी वाले क्लास में पढ़े थे, समझे थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव लिपिड्स, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डेरिवेटिव लिपिड्स का एग्जाम्पल होगा। क्या दिया है सर, टर्पेंस, टर्पेंस होता है, ठीक है, टर्पेंस, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टर्पेंस, ठीक है, स्टेरॉइड्स और कैरियोटोनोकाइड्स। ये जो तीन जो लिपिड्स आपको सामने रखे गए हैं, ये तीनों के तीनों लिपिड्स क्या होते हैं, एक तरह के डेरिवेटिव लिपिड्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो ऑल द अबव, यानी कि ऑल द अबव, यानी कि जो टर्पेंस है, स्टेरॉइड्स है, कैरियोटोनाइड्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं सर, डेरिवेटिव लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं सर, डेरिवेटिव लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जितने लोग डी बता रहे हो सर ऑल द अबव, यहाँ पे आपका भी क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन है अपने सारे के सारे नोट्स सही है, और आपको लास्ट क्लास में बताए भी थे कि आप लोग नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, और जितने लोग नोट्स को रिवाइज किए होंगे उन लोग का सभी का सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए, और जो लोग नोट्स को रिवाइज नहीं किए हो क्लास के बाद तुरंत जाके नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ फैटी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ लिपिड्स कैन बी द मेजर्ड इन, क्या दे रहा है सर, लिपिड की जो श्रृंखला है उसकी डिग्री को किस प्रकार से हम लोग माप सकते हैं, किस फॉर्म में हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर करने की बात की जाती है, किसकी बात कर रहे हैं सर, अनसैचुरेटेड ऑफ लिपिड्स की बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड ऑफ लिपिड की बात कर रहे हैं। तो क्या इसको आयोडीन नंबर के माध्यम से इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्या स्पॉनिफिकेशन नंबर के माध्यम से इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर इसको मिसरल्स नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर पोलेंसी नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना सर, मिसरल की हम बात करते थे एंजाइम में, मिसरल की बात करते थे हम एंजाइम में, और प्रोकेंसी नंबर और स्पॉनिफिकेशन वाला हम लोग अपने टॉपिक में अपने सिलेबस में था ही नहीं कहीं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो यहाँ से आप अपने आंसर को कोरिलेट करते हुए दे देते। तो यहाँ पे हम अनसैचुरेटेड लिपिड का अगर मेजर करने की बात करते हैं तो वो मेजर किया जाता है सर आयोडीन नंबर के माध्यम से। कितना आयोडीन नंबर होंगे उसके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं सर, मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से बता सकते हैं सर, यहाँ पे जो लिपिड है उसमें कितने नंबर ऑफ, क्या कितनी डिग्रियां हैं यहाँ पे टेम्परेचर किसकी अनसैचुरेटेड होने की। ठीक है, तो आयोडीन नंबर यहाँ पे प्रीफर किया जाता है। तो 6 का जितने लोग ए बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 6 का यहाँ पे हम नोट कर दें, 6 का ए जितने लोग बता रहे हैं सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 7 पे आ जाता है सर, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिपिड, जो लिपिड है उसकी ग्रेविटी कितनी होती है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से। क्या जो लिपिड की जो ग्रेविटी है 1.5 pH की है, या 1.0 की है, 0.8 की है, या फिर 0.2 की है। तो अगर हम बात करते हैं सर ग्रेविटी ऑफ लिपिड्स की, इसकी कितनी होनी चाहिए, तो आप बताइए सर 0.8 होनी चाहिए। जब हम लोग लिपिड्स पढ़ रहे थे, इंट्रो वाला जो क्लास पढ़ रहे थे,
फैट्स का, है ना। तो वहां पे हम इसको डिस्कस किए थे कि सर जो लिपिड होती है उसकी ग्रेविटी कितनी होती है, वहां पे हम इंपॉर्टेंट भी लगाए थे कि इसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लगाइए, स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, 0.8 इसकी ग्रेविटी होती है। तो 7 का जितने लोग सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 7 का सी। 8 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉलीमेरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कभी भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, नॉट, ट्रू, फॉल्स, ये सबको ध्यान रखिएगा, करेक्ट इनकरेक्ट को। जब ये क्वेश्चन आए तो यहाँ पे नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए, गोला लगा लीजिए, हमको यहाँ पे गलत वाला चीज निकालना है। और आप लोग दूसरों को गलती निकालने में सबसे आगे रहते हो, है ना। बोलो इस बात से सहमत हो कि नहीं। दूसरों की गलती निकालना है तुरंत निकाल देते हो, अब इस क्वेश्चन की गलतियां निकालो। क्या दे रहा है सर इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में, क्या ये पॉलीमेरिक नहीं है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमेरिक है, तो आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीमेरिक होता है। क्या न्यूक्लिक एसिड पॉलीमेरिक होता है? हाँ भैया, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन लिपिड जो होता है वो आपके पॉलीमेरिक नहीं होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने लोग डी बता रहे हो यहाँ पे उन सबका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज। क्या पूछा जा रहा है सर, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या होता है। कभी भी अमाइनो एसिड की बात की जाए तो यहाँ पे एटलीस्ट कितने होने चाहिए सर, इसका एक कार्बन होने चाहिए, कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक, ऐसे कर लो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलमोस्ट एटलीस्ट ऐड होने चाहिए, है ना, एटलीस्ट ऐड होने चाहिए। चलो यहाँ पे हम आर वेरिएबल बना दें और यहाँ पे हम हाइड्रोजन है। तो ये क्या है अपना अमाइनो एसिड। अब आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लगेंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, ये आपको बताए भी थे अमाइनो एसिड का। तो क्या पूछा जाता है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। आपको याद आ रहा होगा सर, जब हम लोग अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, बताए थे कि अमाइनो एसिड को हम लोग दो फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सर एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और एक होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब आप बताओगे सर नॉन कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल कौन कौन से होते हैं। तो वहां पे आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड का नाम लिखाए थे। और अमाइनो एसिड कितने नंबर के होते हैं सर, 20 अमाइनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, ठीक है। जो 10 एसेंशियल होते हैं उनको हम क्या करते हैं सर, उनको क्या करते हैं सर, बाहर से अपने फूड में उसको इंटेक करते हैं, फूड में उसको हम इंटेक करते हैं, तो वो होते हैं अपने एसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हम हमारी बॉडी में ही क्या होता है, उसको फॉर्मेशन मैन्युफैक्चर हो जाती है, सिंथेसाइज हो जाती है, तो इसको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन सभी का यहाँ पे आपको नाम भी लिखवाए थे। तो उसी में से एक अमाइनो एसिड है कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन होता है। तो जितने लोग ग्लाइसिन बता रहे हो कि सर जो ग्लाइसिन होता है सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। एलेनिन नहीं, एस्पर्जिन नहीं, और ट्रायोसिन भी नहीं, ये ऐसे नॉन एसेंशियल के अंतर्गत कहीं ना कहीं आते हैं, है ना। जो ग्लाइसिन होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड के अंतर्गत आते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अमाइनो एसिड की जब बात की जाती है तो आप यही चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ ऐड होता है। और ये जो आर दिख रहा है आपको, ये आर वेरिएबल होता है। ये जो आर का नंबर जो होता है हाइड्रोजन की बेसिस पे अगर इसको चेंज करते जाते हैं तो जो अपना 20 अमाइनो एसिड है वो कंप्लीट 20 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो जितने लोग ग्लाइसिन बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है, क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, सॉरी 20 बोल रहे हैं 10 पे। 10 क्या है, अमाइनो एसिड आर द मोस्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसका अधिकतर संश्लेषण कहाँ से होता है। क्या फैटी एसिड के माध्यम से होता है, क्या मिनरल सॉल्ट के माध्यम से होता है, या फिर अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड के माध्यम से होता है। यहाँ पे ए नहीं होगा, अल्फा ना, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं सर, अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड के माध्यम से होता है, या फिर वोलेटाइल एसिड के माध्यम से होता है। तो आपको याद कीजिए, आपको बताए थे, आपको नोट कराए थे कि जब भी फैटी एसिड की सिंथेसाइज की बात की जाती है, संश्लेषण की बात की जाती है, तो ये होता है सर अल्फा कीटो
ग्लूटेरिक एसिड के माध्यम से, अल्फा क्यूटो ग्लूटेरिक एसिड के माध्यम से इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बताओगे उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 10 का सी यहाँ पे अपना अल्फा क्यूटो ग्लूटेरिक एसिड यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है। जितने लोग सी बता रहे हो, यानी कि अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपसे ये उम्मीद लगा के रख रहे हैं कि आपका 7+ क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो रहे होंगे। कुछ लोग का तो 10 में 10 करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से ही लिए गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट्स पे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अमाइनो एसिड आर द एलिफेटिक आर ग्रुप। देखो अभी हम लोग अमाइनो एसिड की बात कर रहे थे, तो आपको बताए थे कि एक क्या होगा सर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक होगा सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, एक होगा हाइड्रोजन ग्रुप और एक होगा आर। इसी को क्या बोलते हैं सर, वेरिएबल एलिफेटिक आर ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको चेंज करते जाएंगे, तो क्या होगा सर, अलग अलग अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होते जाएगा। तो क्या बोल रहा है सर, एलिफेटिक आर समूह वाले अमाइनो एसिड होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, तो क्या फिनाइल एलेनिन, प्रोपोनिन, ट्रिप्टोफैन है ना, या फिर लाइसिन, एल्जिनिन और हिस्टेडीन, ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब नहीं होते हैं। क्या सेरेनिन होते हैं, थियोनिन होते हैं, साइटेनिन होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। आप ध्यान रखिएगा सर, ग्लाइसिन की बात करेंगे, एलेनिन की बात करेंगे, ल्यूसिन की बात करेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे सर, अमाइनो एसिड कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करते जाएंगे स्ट्रक्चर, तो ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा और ल्यूसिन भी कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी नोट्स उठाइए और देखिए, वहां पे सभी का स्ट्रक्चर हम आपको वहां पे ड्रॉ करवाए थे, आपको वहां पे नोट करवाए थे। ठीक है, अपनी नोट्स खोलिए और वहां पे देखिए अमाइनो एसिड जहां आपने नोट्स किया था, जहां एसेंशियल नॉन एसेंशियल जहां आप नोट किए थे, वहीं पे इन सभी का स्ट्रक्चर भी आपको कॉपी में बनवाए थे, वहां से आप इसको देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हो सर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज द मोस्ट नॉट नेसेसरी, यहाँ पे देखना, ध्यान देना, नॉट की बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी टू बी टेकन इन द डाइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि आप अपने डाइट्स में नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा, यानी कि वो कौन सा होगा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात की जा रही है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात की जा रही है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होगा, हिस्टेडीन, थियोनिन, लाइसिन। ये जो तीन होते हैं ना, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल होते हैं ये वाला भी। लेकिन सेरेनिन की बात करते हैं, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और इनको हम अपने डाइट्स में नहीं लेते हैं, हम अपने हमारे बॉडी में ही क्या हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, ये चीज आते हैं। तो सेरेनिन जितने लोग बता रहे हो, याद करो वो लेडी वाला नहीं बताया था, हिस्ट्री टिप्स टू द रेटिना रेडी, उसके बेसिस से हम यहाँ पे पूरे अमाइनो एसिड को हम लोग याद किए थे ट्रिक के माध्यम से ना, कौन एसेंशियल है कौन कौन नॉन एसेंशियल है, वो ट्रिक भी आपकी कॉपी में लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसमें से देखिए जो सेरेनिन है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के अंतर्गत आता है। तो 12 का सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। 13 पे आ जाते हैं। 13 है अपने पास, एन अमाइनो एसिड यील्डिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म इज। ठीक है, क्या दे रहा है सर, अपचयन के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रदान करने वाला अमाइनो एसिड होता है, कौन सा होता है। सबसे पहले ये जानेंगे सर कैटाबोलिज्म होता क्या है। जो कैटाबोलिज्म होता है ये कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होता है, मेटाबॉलिज्म। याद करो मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको क्या बताए थे, जितनी भी बॉडी में हमारे इंटरनल रिएक्शंस होते हैं, है ना, जितनी भी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, वो सारे के सारे कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म। चाहे वो ग्रोथ की बात की जाए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, या फिर फूड की डाइजेशन की बात की जाए, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, हार्मोन एंजाइम का सिक्रीशन की जाए, ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सर एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। याद करो एनाबॉलिज्म में क्या बताए थे कि जब भी ये प्रोसेस होंगे वहां पे किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसे सपोज करो ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ हो रहा है तो वहां पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी।
हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन हो रहा है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इवन हम लोग सो रहे हैं तभी भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसी भी एक्टिविटी होंगी हमारे बॉडी के अंदर जो उसी तरह परफॉर्म हो जाएंगी, जैसे सांस ले रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसमें किसी भी टाइप का कोई एनर्जी नहीं लगता है, ये फिजिकल प्रोसेस है, एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन इसी का ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया है, उसका फूड का डाइजेशन करने में अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है तो वहां पे एनर्जी की आवश्यकता होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म, लेकिन जब सांस अंदर भर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको हम एनाबॉलिज्म के अंतर्गत रख देते हैं। ये हम लोग रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़े हुए। तो ये किस टाइप का प्रोसेस होता है, तो कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक, एसेंशियल, बोथ ग्लूकोजोनिक एंड कीटोजेनिक। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अमाइनो एसिड की यील्डिंग की बात की जाती है कि ऐसा एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो गया कैटाबॉलिज्म के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं सर, कीटोजेनिक का नाम दे रहे होते हैं। किसका नाम दे रहे होते हैं सर, कीटोजेनिक का नाम दे रहे होते हैं। तो 13 का ए जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है। 14 की बात कर लेते हैं कि द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ एनी पॉलीपेप्टाइड चेन इन द यूकैरियोट। याद करो, जब अमाइनो एसिड हम स्टार्ट किए थे तो वहीं पे आपको नोट कराए थे कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन होता है और लास्ट अमाइनो एसिड कौन होता है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड कौन होता है। ये आपको लिस्ट एक नोट करवाए थे आपको इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले। तो जब भी हम बात करेंगे सर सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन होता है, तो आप बताइए सर मेथियोनिन। जो मेथियोनिन होता है वो सबसे पहला अमाइनो एसिड कहलाता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे लास्ट अमाइनो एसिड कौन है, लास्ट अमाइनो एसिड कौन है। ये आपका होमवर्क रहने वाला है ना, ये आपका होमवर्क होगा। तो होमवर्क नंबर 1 नोट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लगाइएगा कि होमवर्क नंबर 1 कि सबसे लास्ट अमाइनो एसिड कौन सा है। ये चीज आप मेथियोनिन। आ जाते हैं हम लोग 15 पे। 15 है अपने पास कि द अमाइनो एसिड विद द एरोमेटिक साइड्स। क्या बात कर रहे हैं सर, अमाइनो एसिड विद द एरोमेटिक साइड चेन्स आर, कौन कौन से होंगे, ट्रिप्टोफैन्स, ट्रिप्टोफैन, एस्परजीन, ट्रायोसिन, या फिर ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ट्रायोसिन, है ना। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा सर, जो फेनेनिलीन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है और ट्रायोसिन होता है, ये सब क्या होते हैं, अमाइनो एसिड के एरोमेटिक साइड चेन होते हैं। अमाइनो एसिड के एरोमेटिक साइड चेन होते हैं, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा सर, आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन और ट्रायोसिन, यहाँ पे जितने लोग 15 का डी बता रहे हो इन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, डी। आ जाते हैं 16 पे। द नेचुरल अकरिंग प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ, क्या दे रहा है सर, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन में शामिल होते हैं। कौन शामिल है, डी अमाइनो एसिड, एल अमाइनो एसिड, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, नेचुरल अकेयरिंग प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये होता है सर एल अमाइनो एसिड। किसकी बात कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे, एल अमाइनो एसिड, यानी कि जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला। आगे बढ़ जाते हैं 17 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज टू बी द सप्लीमेंटेड इन द डाइट्स। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अमाइनो एसिड को आहार में शामिल किया जाने चाहिए। कौन कौन से अमाइनो एसिड, 17 की बात की जा रही है कि फिनाइल एनालिन, क्रिस्टलिन, ग्लूटामाइन और एस्पर्जिन, यानी कि इसमें हम किसकी खोज कर रहे हो, किसको ऑड वन आउट कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे जो अपना 3 ऑप्शन दिख रखा होगा वो नॉन एसेंशियल का होगा और जो एक आया होगा वो एसेंशियल का होगा। तो सिस्टीनिन, ग्लूटामाइन और एस्पर्जिन ये जो होते हैं ये एसेंशियल, नॉन एसेंशियल होते हैं, सप्लीमेंटेड इन द डाइट, ठीक है। ये क्या होंगे सर, नॉन एसेंशियल होंगे, नॉन एसेंशियल होते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं फिनाइल एनालिन की, तो ये क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो एसेंशियल है तो हमको किस में लेना पड़ेगा, तो डाइट्स में लेने पड़ेंगे। जो हम खाना खा रहे हैं तो डाइट के माध्यम से हमारे बॉडी को उसको
इंटेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हो सर फिनाइल एनालिन, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है। 17 का ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 17 का ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोलिए ठीक है, मजा आ रहा है। 18 पे आ जाते हैं, प्रोटीन्स आर द कंपोज्ड ऑफ विच बायोमोलिक्यूल। ये जो प्रोटीन आप पढ़ रहे थे ये किस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो क्या फैट्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, लिपिड होते हैं, विटामिन होते हैं। जब प्रोटीन होता है वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फैट टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, लिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, लिपिड में कन्वर्ट। मिनरल्स ऐसा, विटामिन ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जिसमें हमको एनर्जी नहीं प्राप्त होता है, नो एनर्जी गेन। इसको खाने से हमको किसी भी टाइप का कोई एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन इसको लेने से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो क्या हो जाती है सर, स्ट्रांग हो जाती है। ये चीज बात आ गई समझ में। तो विटामिन से किसी भी टाइप का कोई एनर्जी हमको बॉडी को नहीं मिलता है, बशर्ते क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जितने भी वायरल इन्फेक्शन आते हैं उसके। तो प्रोटीन किस में टूटता है सर, अमाइनो एसिड में क्या हो जाता है सर, ये ब्रेक हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड में क्या हो जाएगा सर, ये ब्रेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 18 का। 19 पे आ जाते हैं, अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, अमाइनो एसिड इन प्रोटीन आर लिंक्ड थ्रू विच बॉन्ड। देखो आपको पहले ही बताए थे कि जो कार्बन से साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एड जुड़ा रहता है, कार्बोनेट ग्रुप जुड़ा रहता है ना, तो वो किससे, किस बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा रहता है, तो वो बॉन्ड होता है सर पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है सर, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हो पेप्टाइड बॉन्ड, इनका सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है। चलो 20 आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज द सेरिलोप्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो सेरिलोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा सर। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, रेगुलेटेड प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन जितने लोग बता रहे हो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला होगा कि जो सेरिलोप्रोटीन होता है वो फाइब्रस प्रोटीन ही कहलाता है ना। क्या कहलाता है सर, साइक्लोप्रोटीन के रूप में जाने जाने वाला कौन होता है सर, रेशेदार जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहलाते हैं। तो यानी कि 20 का ए बता रहे हो, आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 21 पे। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिफेंस प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि रक्षक प्रोटीन के अंतर्गत आता है। रक्षक प्रोटीन के अंतर्गत कौन आता है, तो क्या डिहाइड्रोजिनेज, नहीं, क्या मायोग्लोबिन, नहीं, हीमोग्लोबिन, एचबी जिसको कहते हैं, नहीं, ये भी नहीं होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम हम इसको दे रहे होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन का अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक तरह का डिफेंस प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है। एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाइंड होते हैं सर, 4 ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है, बाइंड होते हैं और फिर उसके साथ ट्रांसमिट होते हैं। डी जितने लोग बता रहे हो यहाँ पे 21 का सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं 22 पे। 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन का कौन यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जितने लोग मायोग्लोबुलिन बता रहे हो, जो मायोग्लोबुलिन होता है ये एक तरह का स्टोरेज प्रोटीन होता है। ये जो मायोग्लोबुलिन होता है ये क्या होता है सर, स्टोरेज प्रोटीन होता है। ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन होता है। तो स्टोरेज प्रोटीन पूछा जाए तो मायोग्लोबुलिन आप यहाँ पे बताए होगा। 23 की बात करते हैं। 23 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये सब जितने भी क्वेश्चन है 21, 22, 23 जितने भी स्टोरेज प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, डिफेंस प्रोटीन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, स्टोरेज प्रोटीन की, तो ये होता है सर आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ना, तो ये होता है सर हीमोग्लोबुलिन। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगा वो हीमोग्लोबुलिन होगा, जो कि क्या करता है सर, किसको जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे, है ना, हॉर्मोन्स होंगे,
फिर आप बात कर लो सर हॉर्मोन्स हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए और वेस्ट मटेरियल होंगे, है ना। जो भी चीज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होगा तो वहां पे हीमोग्लोबिन काम कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क नंबर 2 नोट कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क नंबर 2 और ये इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मैचिंग वाला, ठीक है। और फिर आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर कोगुलेटेड बाय हीट, हीट है ना, हाँ। कौन निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन उष्मा द्वारा कोगुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए सर, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लूटामाइन और ग्लोबिलिन, ऑल ऑफ द अबव जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर, 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपसे ये उम्मीद लगा कर रख रहे हैं कि सर आप लोग सारे के सारे अपने जो नोट्स था उसको रिवाइज कर लिए होंगे और रिवाइज करके क्लास में बैठे थे। आपके 25 में से 20+ क्वेश्चन आपके करेक्ट जा रहे होंगे और जो क्वेश्चन गलत हुए होंगे उसको अपने कॉपी में उसको नोट कर लिए होंगे। ये जो पीडीएफ है आपको बैच में मिल जाएगा। बैच का नाम है सारथी बैच। यहाँ पे साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और कंप्लीट जो सिलेबस है 1 to 1 टॉपिक, चाहे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की बात करें, यहाँ पे सारा चीज आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और अभी तक एनरोल नहीं किया हो, रजिस्टर नहीं किया हो तो एग्जाम से पहले भी अगर आप पढ़ लोगे इससे जुड़ के तो आपका नैया पार हो सकता है, ठीक है। कोड यूज कर लेना, ठीक है। कोड अपना जो था उसको यूज कर लीजिएगा और यहाँ से अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। सम्मान 20 कोड था आपका, ठीक है। ये चीज आप यूज कर लीजिएगा और यहाँ पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइएगा कि सर मेरे आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ईमानदारी से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप अपने ग्रुप से ऐड हो जाइएगा। सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां से ऐड हो जाइएगा। वहां पे आपको मतलब डेली अपडेट मिलते रहेगा कि किस सब्जेक्ट की क्लास लाइव होने वाली है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी ऐप पे लाइव होने वाली है, एमसीक्यू कब सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगा आपको वहां पे 1 to 1 आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। और जितने लोग बैच से नहीं जुड़े हैं अपने दोस्तों को बता दीजिए, अपने बैच से जुड़ जाएंगे। और जितने लोग क्लास में प्रेजेंट ही नहीं लगाया सभी लोग क्लास में प्रेजेंट लगा दोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।